ये एग्ज़ाम्स आप सिर्फ़ अपने लिए दे रहे हैं। किसी बाहर वाले की एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर लेकर के प्रेशर में मत रहिए। मैं इंजीनियरिंग वालों से बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए। यूपीएससी की जर्नी में कोई भी चीज़ ईगो पे लेने वाली है ही नहीं। एग्जामिनर को नहीं पता है आपने कितने ज़्यादा मेडल्स जीते हैं अपने कॉलेज में, आप एकेडमिकली कितने ब्रिलियंट हैं। वही मेरी ईगो सामने आ गई और यूपीएससी ने मेरी ईगो को धराशायी कर दिया। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक गलत ऑप्शन चूज़ करने का। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमितेश पांगती हूँ। इस बार सिविल सर्विसेज परीक्षा में मैंने 212वीं रैंक हासिल करी है और फॉरेस्ट सर्विसेज की परीक्षा में इस बार मैंने 21वीं रैंक हासिल करी है। तो मैं इस टॉक के स्टार्ट में बताना चाहूँगा कि मेरा क्या मोटिवेशन था सिविल सर्विसेज में आने के लिए। तो जब मैं अपने कॉलेज में था और मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे कॉलेज ने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी, जिससे कि मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है। जब मैं अपने कॉलेज में था तो अपनी फ़ुटबॉल टीम का मैं वाइस कैप्टन बना। वहाँ पर मैंने ये रियलाइज़ करा कि कितना एक इम्पैक्टफुल रोल रहता है और कितना एक सैटिस्फाइंग रोल रहता है किसी भी पर्सन का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में रहता है। इसके साथ ही मैं दिल्ली में था अपने कॉलेज के टाइम पे, तो उसके पास ही गुड़गांव में एक स्लम्स हुआ करते थे, तो वहाँ पर भी मैं जाया करता था। मैं जा कर के बच्चों को, क्योंकि मेरी हॉबी है फुटबॉल की, खेलने की, देखने की, तो मैं जा कर के वहाँ पे स्लम्स के बच्चों को फुटबॉल सिखाया करता था। जिससे मुझे ऐसा लगता था कि उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी और वो किसी दुष्कर्म में नहीं अपना अपना समय व्यर्थ करेंगे। तो ये चीज़ें जब मैंने करी, तब मुझे ऐसा एक आभास हुआ कि ये जो एक सिविल सर्विसेज की एक जर्नी है, एक करियर पाथ है, उसमें आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी हो और आप ऐसे काम कर रहे हो एट अ सच अ वाइड स्केल, जो कि डायरेक्टली कंट्री और सोसाइटी को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उस समय फिर ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, सिविल सर्विसेज इज़ अ गुड ऑप्शन। और उसके साथ ही जब मैंने एक इंटर्नशिप भी करी थी अपने कॉलेज के टाइम में, तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में मुझे ऐसा लगा कि मेरे एप्टीट्यूड के साथ वो इतना मे बी अलाइन नहीं होता है। उस समय मैंने डिसीजन लिया फाइनल ईयर में कि अब मैं तैयारी करूँगा और 2019 से फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। अब मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी और जर्नी जो है और कुछ जो इनसाइट्स मुझे इसमें मिले हैं, वो शेयर करना चाहूँगा। तो पहले मैं कुछ अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं। मैंने हर बार प्रीलिम्स क्लियर करा है। प्रीलिम्स मेरे लिए कभी भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा हर्डल नहीं रहा है। मेंस मेरे लिए थोड़ा-सा एक इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक फॉर मी। मैंने मेंस क्लियर कर पाया हूँ 4 में से। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। इस बार मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ है। मेरे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं इस जर्नी में। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि मेरा अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट था, मैंने वो अपना ऑप्शनल भी रखा था। और तीसरे और चौथे अटेम्प्ट में मैंने समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी अपना ऑप्शनल चेंज करा था। तो सबसे पहले मैं कुछ अपने प्रीलिम्स के इनसाइट्स बताता हूँ। प्रीलिम्स मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट मे बी इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने जब भी प्रीलिम्स के बारे में सोचा है, तो मैंने हमेशा उस एंगल से सोचा है कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है किसी क्वेश्चन में। आपके पास भले ही सही आंसर नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में जिसका सही आंसर आप पढ़ के नहीं गए होंगे। मतलब अगर 100 सवाल आ रहे हैं, तो उसमें से 60-65 ऐसे सवाल होंगे जिनका डायरेक्ट आपने कभी आंसर नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आपको प्रीलिम्स में बैठ करके एग्ज़ाम में मुझे लगता है ये करना है कि किस तरीके से आप सही आंसर पर पहुँच पाएँ, उस सारी नॉलेज को यूटिलाइज़ करके जो आपने अपनी पढ़ाई के समय पे गेन करी है। तो कुछ बेसिक बुक्स आप तैयार करिए, जितने भी सारे सारे टॉपर्स बताते हैं पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो सारी बेसिक बुक्स रीड करिए। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वहाँ पे आपके ऑन एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए आप काफ़ी सारे मॉक टेस्ट लगाएँ। जो भी आपको मॉक टेस्ट मिल पा रहे हैं मार्केट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं एट डर्ट प्राइसेस, एट वेरी चीप प्राइसेस। तो आप वो जा कर के उनको लीजिए या फिर आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उनमें कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप ऐसे सवाल को सही कर पा रहे हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़े हुए हैं। अगर आपने इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनी डेवलप कर ली, तो आई कैन गारंटी यू कि आपका एग्ज़ाम डे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा एंड मोस्ट लाइकली आप क्लियर कर लेंगे। प्रीलिम्स में अभी थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ आ गई है कि सीसैट कई लोगों को बहुत परेशानी दे रहा है। सीसैट के लिए मुझे लगता है कि खास एंड अभी मैं सिर्फ़ उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनका एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है
और उन लोगों से मैं बात नहीं कर रहा हूँ जिनका ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में हमें, मुझे लगता है, थोड़ा सा पहले से हम मैथ्स और ये सब का हमारे से आउट ऑफ टच रह जाते हैं। तो मैं इंजीनियरिंग वालों से बात कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाइए, उसमें कोशिश करिए कि जितने भी आसान सवाल हैं हर टॉपिक के, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग के हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन के हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, उनके जितने भी आसान सवाल हैं आप फर्स्ट राउंड में उनको ख़त्म करिए, और उतने से ही आपका सी सैट का जो कट ऑफ होता है 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। सी सैट में मैंने देखा है कई बार लोग एक ईगो पे ले लेते हैं, खास करके इंजीनियर्स की, मैथ्स का सवाल है तो मुझे तो करना ही है, मुझे तो आना ही चाहिए, तो उसी में टाइम लगाते रहते हैं। लेकिन किसी भी यूपीएससी की जर्नी में कोई भी चीज़ ईगो पे लेने वाली है ही नहीं। यूपीएससी का काम ही है आपके ईगो को एकदम धराशायी कर देना। अगर आप बिना किसी ईगो के एकदम प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक तरीके से अप्रोच करेंगे सी सैट के पेपर को, तो आपका आराम से क्लियर होगा। अब मेंस पे आ जाते हैं। मेंस मेरे लिए थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जिस तरीके से मैं कन्वे करना चाहता हूँ अपनी बातों को अपने आंसर्स में, वो मुझे स्टार्टिंग से मे बी मैं उतना अच्छा नहीं था, और मुझे काफ़ी ज़्यादा ठोकरें खानी पड़ी हैं, और कई जगह मैंने जा कर के अपने मार्क्स को कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करा है, खास करके जनरल स्टडीज़ में। तो जनरल स्टडीज़ के लिए मैं आप लोग को ये एडवाइस करूँगा कि जितने ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि प्रीलिम्स के लिए आपको कोई डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई एक टेस्ट सीरीज़ जॉइन करें। वो टेस्ट सीरीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेंस में सिर्फ एक ही ज़रिया है आपका कॉन्टैक्ट करने का अपने एग्ज़ामिनर के साथ, और वो है आपकी आंसर कॉपी। किसी और तरीके से उस एग्ज़ामिनर को नहीं पता है आपने कितने ज़्यादा मेडल्स जीते हैं अपने कॉलेज में, आप एकेडमिकली कितने ब्रिलियंट हैं, आप कितने घंटे पढ़ाई करके आ रहे हैं मेंस लिखने के लिए। उसको सिर्फ अपनी आंसर कॉपी आपकी आंसर कॉपी दिखेगी, और उसी के बिना पर वो आपको नंबर अलॉट करेगा। तो आपका फाइनल डे प्रेजेंटेशन इतने एक हेक्टिक एनवायरनमेंट में, जिसमें कि 700-800 बच्चे आपके साथ बैठ करके लिख रहे हैं पेपर आपके रूम में, इतने हेक्टिक एनवायरनमेंट में आपका प्रेजेंटेशन एक डिसेंट और अबव डिसेंट लेवल का हो, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही करवा पाएगी। इसके साथ ही जो एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंस के लिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कई बार हमने ऐसा देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो थीम्स हैं वो डायरेक्टली रिपीट हो रही होती हैं मेंस के पेपर्स में। तो अगर आपका कमांड है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कि मैंने पिछले 5 या 7 साल के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रखे हैं मेंस में, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपको कुछ ऐसा एक शॉकिंग इवेंट नहीं लगेगा आपके मेंस के पेपर में कि ये कहाँ से आ गया सवाल। आप ऑलरेडी वो प्रिपेयर्ड रहेंगे, और कई सारे ऐसे सवाल होंगे जिनके आपने इतनी बार आंसर्स लिख लिए होंगे कि वहाँ पे आप स्टिपुलेटेड टाइम से 5 या 2 या 3 मिनट पहले ही उस क्वेश्चन को ख़त्म कर लेंगे, एंड दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज, क्योंकि मेंस में आपको 3 घंटे में 20 सवाल लिखने रहते हैं जीएस के पेपर में, एंड खास करके एथिक्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ वेल प्रिपेयर्ड आंसर्स होंगे, देन इट कैन बी वेरी ईजी फॉर यू टू रिड्यूस द टाइम ऑन दैट, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसमें आप ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। अब मेंस में ही एक बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्शनल की चॉइस। ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसा कि आपको पता होगा कि 2 पेपर्स हमारे रहते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज मेंस में, जिसमें हमें ऑप्शनल एक सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एक गलत ऑप्शन चूज़ करने का। मैंने अपने पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट जो था मैंने वही अपना एज एन ऑप्शन रखा। तो मेरे दिमाग में ये कॉन्फिडेंस था कि यार अच्छे कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग करी है, अच्छा खासा मेरा सीजीपीए रहा है, बुरा भी नहीं था। तो ये सिविल सर्विसेज में भी इसी को रखेंगे, 4 साल तैयारी पढ़ा है ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वहाँ पे भी जा कर के पढ़ेंगे और आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेंगे। वही मेरी ईगो सामने आ गई और यूपीएससी ने मेरी ईगो को धराशायी कर दिया। तो उसमें बात फिर ये थी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम क्या थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम ये थी कि उसका कंटेंट और गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था यूपीएससी की तरफ कस्टमाइज्ड। तो इसलिए मुझे लगा कि वो एक थोड़ा सा एक मेरा एक बहुत प्रैग्मेटिक डिसीजन नहीं था, बहुत एक वाइज डिसीजन नहीं था। तो ऑप्शनल आप जब भी अपना चूज़ करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप ये देखें कि उसका कंटेंट और उसका गाइडेंस कितना ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआईआर ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिनका कंटेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट और बहुत अच्छी क्वालिटी का गाइडेंस और मेंटोरशिप अवेलेबल है मार्केट में। इसके साथ ही कुछ हद तक आप अपने इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो आपको अगर ऐसा ऑप्शनल आप चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है,
तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए कि आप उसके साथ सही तरीके का टाइम स्पेंड कर पाएँ और उसको जस्टिस दे पाएँ। तो 4 चीज़ें हैं, आपकी कंटेंट की अवेलेबिलिटी, आपकी गाइडेंस की अवेलेबिलिटी, आपकी टेस्ट सीरीज़ की अवेलेबिलिटी और आपका इंटरेस्ट। इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है। एकदम आइडियलिज़्म में मत जाइए, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रैग्मैटिक है, उस पे रिलाई करिए। मेंस में ही मैं एक और चीज़ को मैं एडवाइस करूँगा कि जो मेंटरशिप आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, मेंटरशिप का एक्चुअल जो रोल आता है, वो मुझे लगता है मेंस में आता है, अच्छी मेंटरशिप का। इसमें ये ज़रूरी है कि आपको कोई पिन पॉइंटेडली बता पाए कि आपके आंसर्स में क्या कमी आ रही है। कई बार हम जैसे अब टेस्ट सीरीज़ में भी आंसर सबमिट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक जेनेरिक सा फीडबैक हमको मिलता है। बहुत ज़्यादा पिन पॉइंटेड चीज़ें नहीं बताते हैं वो लोग कि एग्ज़ैक्टली क्या आपको इम्प्रूव करना है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर आप एक पर्सनल लेवल पे किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच हो सकते हैं जो जिसने या तो ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे लेवल तक लिखा है या फिर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन लोगों से आप इंटरैक्ट करिए, उनसे बातें करिए, उनसे सीखें और उनसे कोशिश करिए कि आपके आंसर्स को वो इवैल्यूएट कर पाएँ। क्योंकि मेंस में 2 ही चीज़ हैं, पीवाईक्यू इज़ किंग एंड आंसर राइटिंग इज़ क्वीन। ये 2 चीज़ अगर आपने अच्छी कर ली तो मेंस आपका हर बार क्लियर होगा। अब फाइनली बात आ जाती है इंटरव्यू स्टेज की। देखिए इंटरव्यू को एक तरीके का मिसनोमर है जब हम कहते हैं कि एक इंटरव्यू स्टेज भी होती है। इसमें एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है आपका। उसमें आपकी जो कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है, रेजिडेंशियल हिस्ट्री है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। यू हैव टू कम अक्रॉस एज अ पर्सन हु इज़ एजुकेटेड एंड अवेयर इन अ पर्सनैलिटी टेस्ट। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको रट्टा लगा के पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अवेयर होना चाहिए किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं हमारी करंट सिचुएशन जो हमारी दुनिया है, हमारी सोसाइटी है उसमें। और उसके साथ ही आपको अपना डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डैफ का मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऐसे 2 फॉर्म होते हैं जो आपको भरवाए जाते हैं आपके मेंस और आपके इंटरव्यू जब आप क्लियर करते हैं उसके जस्ट बाद। मतलब इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल आता है और जब मेंस के लिए कॉल आता है, तब आपको ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स दोनों भरने रहते हैं। इसी के बेसिस पे आपसे जो एक बोर्ड है वो आपसे सवाल पूछता है। अब अगर मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करूँ कि कैसा रहता है वहाँ पर जा कर के देखना, हमने देखा है जैसे 12th फेल मूवी जो आई थी, उसका एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लोग उसको एज़ अ बेंचमार्क समझते हैं, जिसने एक्चुअली में इंटरव्यू नहीं दिया है, कि वो वैसा कुछ होता है। देखिए वो उसने सेटिंग तो अच्छी दिखाई है उस मूवी ने, बहुत अच्छा मतलब यूपीएससी के अंदर ही शूटिंग हुई है उसकी और सब बहुत एक अच्छा सा उन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दिखाया है। लेकिन जो रूम के अंदर हुआ था एकदम वैसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको किसी इस बिना पे कोई नहीं रिजेक्ट करेगा कि आप हिंदी मीडियम से आए हैं। इस बिना पे कोई आपसे प्रेजुडिस नहीं रखेगा। वहाँ पर जाकर के उनको आपकी पर्सनैलिटी देखनी है। वो लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड और हाई अचीवर्स रहे हैं अपनी लाइफ में। दे आर पीपल जो कि 30 साल का उनको एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का एक्सपीरियंस है, जितनी तो हमारी उम्र भी नहीं है। तो वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं और वो आपको सताने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है वो एक बहुत ही कॉर्डियल एक्सपीरियंस होता है। वो एक स्टर्न रहते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से उनको नहीं समझ पाएँगे कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो आपको एक फीलिंग आती है ना कि किसी एक अच्छे इंसान से बात करके आए हैं, वैसा आपको फ़ील होगा इंटरव्यू में। तो आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, डैफ को अच्छे से तैयार कीजिए और वहाँ पे भी क्योंकि यूपीएससी एक तरीके का अपने आप में एक अनप्रेडिक्टेबल रहा है वो अपनी हर एक स्टेज में, इंटरव्यू में भी वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रह सकती है। आपने डैफ तैयार करके गए, करंट अफेयर्स तैयार करके गए और मेन इंटरव्यू में कुछ और ही पूछ लिया आपसे। तो उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए भी हमेशा रेडी रहिए। इंटरव्यू स्टेज पे भी कुछ भी हो सकता है। तो वही कहते हैं जैसे कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं ये इंटरव्यू के लिए कहता हूँ कि होप दैट योर डैफ कम्स अप बट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। कुछ भी आ सकता है। तो ये 3 स्टेज हुए हमारे जर्नी के। और फाइनली जब मैं थोड़ा-सा आपको अपने सिलेक्शन डे की भी बात बता देता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन ही एक ऐसा दिन है जो हमको मोटिवेटेड रखता है कि भैया सिलेक्शन होगा तो इतने भतेरे कॉल आएँगे, भतेरे लोग आएँगे घरों में, इतने जर्नलिस्ट आएँगे, ये होगा, वो होगा। तो वो सब होता है, मतलब लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आप वो फुलफ़िल कर देते हैं तो लोगों को खुशी होती है। लेकिन इन द एंड मैं यही कहूँगा कि ये एग्ज़ाम्स आप सिर्फ़ अपने लिए दे रहे हैं। किसी बाहर वाले की एक्सपेक्टेशन को अपने ऊपर लेकर के प्रेशर में मत रहिए कि मुझे उसको दिखाना है कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, या मुझे इसको दिखाना है कि मैं भी काबिल हूँ क्योंकि इसने मेरे को ऐसा कुछ बोला था।
तो इसलिए मुझे क्लियर करना है, ये सब नहीं रखना है। आपको पता होना चाहिए आपने क्यों इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी है। कुछ आपके जो क्लोज़ लोग हैं उनके एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी इवेंचुअली हैव टू बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। किसी और चाहे तो अगर आप इस तरीके की माइंडसेट रखते हैं तो ना तो आप फेलियर में बहुत ज़्यादा डिसहार्टन होते हैं और ना आपको सक्सेस में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपने कोई किला फतेह कर लिया है। आप हमेशा एक जो इक्वानिमिटी रहती है, एक एकांत भाव रहता है, समता समत्व का भाव रहता है, वो हमेशा मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगता है यही यूपीएससी जर्नी आपको इवेंचुअली सिखा देती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस जर्नी में कई बार ऐसा हो जाता है, एक लंबी जर्नी है, एक हेक्टिक जर्नी है, टेंस जर्नी है, उसमें आपके स्ट्रेस ले लेते हैं, आपकी बॉडी पे और आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बोथ फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहें। मेडिटेशन के बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, यूट्यूब पे आप मेडिटेट कर सकते हैं, किसी दोस्त के साथ बैठ करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बस 5-10 मिनट की बात है, दिन से आप निकाल सकते हैं, वो करिए और 15-20 मिनट आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए जिस भी चीज़ में आपको मन लगता है, क्योंकि अ हेल्दी माइंड कैन ओनली रिजाइड इन अ हेल्दी बॉडी। जब तक आपकी बॉडीली हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपका माइंड अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा और आपके लिए एग्ज़ाम एक पीड़ा की तरीके से बन जाएगी। तो मैं इसी के साथ अब कंक्लूड करना चाहूँगा इस टॉक को। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला इसको देखने के लिए एंड आई एम होपफुल कि आपको इस जर्नी से कुछ बेनिफिट मिलेगा, मेरी जर्नी से कुछ बेनिफिट मिलेगा एंड आई विश द वेरी बेस्ट। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सब के साथ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और लाइफ में भी अच्छे काम करते हैं। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा स्टडी मटेरियल यूज करें, कोचिंग लें कि नहीं। हमारे मन में बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे पास शायद गाइडेंस पाने का जरिया नहीं है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। जोश टॉक्स पर बहुत ब्यूरोक्रेट्स और अनेक टीचर्स और कोचिंग्स आती हैं अपनी कहानियां सुनाने। जोश टॉक्स ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या ये कोचिंग्स जोश की फैमिली से बात करेंगे और हमारे डाउट्स सॉल्व करेंगी। डाउट्स जैसे कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, कोचिंग लें कि नहीं, कौन सी कोचिंग लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, क्या कोचिंग फीस में कुछ माफी हो सकती है। तो एक कोचिंग और मान गई है, इंश्योर आईएएस बाय IRS सचिन जैन। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम इंश्योर आईएएस से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जोश टॉक्स ने इंश्योर आईएएस बाय IRS सचिन जैन से ये भी बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए अपनी फीस में कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। तो आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। जोश टॉक्स और भी टीचर्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो जोश के स्टूडेंट्स को घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से फोन आए तो हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। आपको जब फोन आए तो मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको फीस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल पाए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।